नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 8 स्थानीय शासन। आज के इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि स्थानीय शासन क्या है, स्थानीय शासन का क्या क्या महत्व होता है, भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत कैसे हुई, स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा किस प्रकार से मिला, इन सभी के बारे में आज के इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि स्थानीय शासन क्या है। तो गांव तथा जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। दोस्तों, क्या होता है, स्थानीय शासन व्यक्ति के सबसे नजदीक का शासन होता है। यहाँ व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की समस्या भी लेके जा सकता है। तो अब हम समझते हैं कि स्थानीय शासन का महत्व क्या है। तो पहला है, स्थानीय शासन के कारण लोकतंत्र मजबूत होता है। तो स्थानीय शासन में स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान लोगों के द्वारा होता है, जिससे शासन में लोगों की भागीदारी ज्यादा बढ़ती है, जिससे लोकतंत्र भी मजबूत होता है। अगला है, स्थानीय स्तर की समस्याओं का जल्दी निपटारा हो जाता है। स्थानीय शासन में स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान स्थानीय लोग ही करते हैं, जिस कारण से उन्हें पता होता है कि क्या क्या समस्याएं हैं और उनका हल किस प्रकार से किया जाना है। इसलिए स्थानीय शासन के द्वारा स्थानीय स्तर की समस्याएं जल्दी निपट जाती है। दोस्तों, अगला है, सरकार की शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाता है। स्थानीय शासन के कारण सरकार की शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाता है और सरकार की शक्तियां 3 भागों में बढ़ जाती है: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन। जिस कारण लोगों की शासन में भागीदारी भी बढ़ जाती है, जिससे लोकतंत्र भी मजबूत हो जाता है। दोस्तों, अगला है, स्थानीय शासन के कारण भ्रष्टाचार कम हो जाता है। स्थानीय शासन के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, वे सभी कार्य जनता की निगरानी में किए जाते हैं, जिस कारण स्थानीय शासन में भ्रष्टाचार कम होता है। तो अब हम स्थानीय शासन के कार्य समझते हैं। स्थानीय स्तर के कई सारे काम स्थानीय शासन के द्वारा किए जाते हैं, जैसे घर घर जल की व्यवस्था कराना, सड़कों को साफ करना, नालियों को साफ करना, स्वास्थ्य सेवाओं जैसे डिस्पेंसरी वगैरह खुलवाना, शिक्षा को बढ़ावा देना, प्राइमरी स्कूलों की सुविधा प्रदान करना। अगला है, नए स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पार्क आदि बनवाना। ये भी स्थानीय शासन का कार्य होता है। स्थानीय प्रशासन पुलिस, अग्निशमन और अन्य सुरक्षा सेवाओं का प्रबंधन करता है, ताकि सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे। तो दोस्तों, इसके अलावा स्थानीय शासन स्वच्छता, सफाई, मच्छर नियंत्रण, कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा स्थानीय शासन का काम है जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखना। मतलब जन्म और मृत्यु का जो प्रमाण पत्र बनता है, ये भी स्थानीय शासन के द्वारा ही बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये सभी स्थानीय शासन के कार्य थे। अब हम समझते हैं कि स्थानीय शासन को लेकर गांधी जी के विचार क्या थे। गांधी जी स्थानीय शासन को अच्छा मानते थे। उनका मानना था कि स्थानीय शासन विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। दोस्तों, गांधी जी ने हमेशा स्थानीय शासन को बढ़ावा दिया था। उन्होंने कहा था कि देश में अगर स्थानीय शासन होगा तो जिससे सरकार की शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा और सरकार में भ्रष्टाचार कम से कम होगा। अब हम समझते हैं कि नेहरू जी स्थानीय शासन को कैसा मानते थे। उनके स्थानीय शासन को लेकर क्या विचार थे। नेहरू जी स्थानीय शासन को अच्छा मानते थे, लेकिन उनका कहना था स्थानीय शासन से देश की अखंडता को खतरा हो सकता है। दोस्तों, नेहरू जी का कहना था कि अगर स्थानीय शासन व्यवस्था भारत में हो जाएगी तो उससे भारत कई भागों में बिखर सकता है। इसलिए उन्होंने स्थानीय शासन को बढ़ावा नहीं दिया था। अंबेडकर जी ने स्थानीय शासन को लेकर क्या विचार दिए, उसके बारे में समझते हैं। स्थानीय शासन को लेकर अंबेडकर जी ने कहा था कि स्थानीय शासन का विचार तो अच्छा है, लेकिन भारत जैसे देशों के लिए स्थानीय शासन अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत में पहले से ही बहुत जाति प्रथा है। ऐसे में स्थानीय शासन के कारण जाति प्रथा और ज्यादा बढ़ सकती है।
दोस्तों अम्बेडकर जी का कहना था कि भारत में जाति प्रथा पहले से ही बहुत ज्यादा है। अगर स्थानीय शासन की व्यवस्था भारत में हो जाएगी तो स्थानीय शासन पर उन्हीं ऊंची जातियों के लोगों का कब्जा हो जाएगा, जिससे वो नीची जाति के लोगों को और ज्यादा सताएंगे और उन पर अत्याचार करेंगे। भारत में जाति प्रथा और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिस कारण भारत में स्थानीय शासन कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए इन्होंने भी भारत के लिए स्थानीय शासन को अच्छा नहीं बताया था। अब हम समझते हैं भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ। दोस्तों लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय शासन की शुरुआत की थी भारत में। उस समय इसे लोकल बोर्ड अथवा मुकामी बोर्ड कहा जाता था। इसके बाद 1919 में भारत शासन अधिनियम आया। इसके तहत स्थानीय शासन की बागडोर भारतीय लोगों के हाथ में दे दी गई थी और कहा गया था कि भारत में ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। इसके तहत कहा गया जो कानून 1919 में स्थानीय शासन को लेकर बनाए गए थे वे सभी कानून 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार आगे भी जारी रहेंगे। इसके बाद दोस्तों 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया। इसके तहत स्थानीय शासन के विकास की बात कही गई। स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात करी गई। तो और दोस्तों इसके बाद 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आई, जिसके तहत 1959 में राजस्थान में पहली ग्राम पंचायत की स्थापना की गई स्वतंत्र भारत में। दोस्तों स्वतंत्र भारत में पहली ग्राम पंचायत 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे बनाई गई थी। और दोस्तों इसके बाद 1989 में थुंगन समिति आई, जिसमें स्थानीय शासन के विकास के लिए कई सारे सुझाव दिए गए थे। इसमें कहा गया था कि स्थानीय शासन का समय समय पर चुनाव कराया जाए, स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ये सारी बातें 1989 की थुंगन समिति में कही गई थी। इसके बाद 1993 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। 74वां संविधान संशोधन नगर के स्थानीय शासन से संबंधित था और 73वां संविधान संशोधन ग्राम की स्थानीय शासन से संबंधित था। इस प्रकार से भारत में स्थानीय शासन का विकास हुआ था। दोस्तों अब हम बलवंत राय मेहता समिति के बारे में समझते हैं। तो यह समिति 1957 में बनाई गई थी, 1957 में। तो यह समिति सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 की सफलता की समीक्षा करने के लिए की गई थी। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। इस समिति का काम था स्थानीय शासन के विकास के लिए सिफारिशें देना, स्थानीय शासन में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की मांग करना। अगला समझते हैं अशोक मेहता समिति। इस समिति के अध्यक्ष अशोक मेहता थे। इस समिति का काम था स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान करना। दोस्तों स्थानीय स्तर पर जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का समाधान करने के लिए अशोक मेहता समिति बनाई गई थी। 1970 में जनता पार्टी की सरकार थी, उसके द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए। इस समिति का उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था के कार्यों की समीक्षा करना और उन्हें सशक्त बनाने के उपाय सुझाना था। दोस्तों ये समिति पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बनाई गई थी। समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 132 सिफारिशें शामिल थी। दोस्तों अशोक मेहता समिति की 1978 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें 132 सुझाव दिए गए थे स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए। दोस्तों अब हम पीके थुंगन समिति के बारे में समझते हैं। यह समिति 1989 में बनाई गई थी। इसमें पंचायती राज को 3 स्तरों पर बांटने की बात कही गई थी। इसमें कहा गया था पंचायती जो राज व्यवस्था है उसे 3 स्तरों पर बांटा जाए। और दोस्तों इस समिति के द्वारा ये बात भी कही गई थी कि पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल निश्चित कर दिया जाए 5 वर्ष का। और दोस्तों इस समिति के अनुसार यह भी कहा गया था कि स्थानीय सरकार किसी कारण की वजह से 5 साल से पहले भंग हो जाती है तो उसके लिए 6 महीने के अंदर चुनाव दोबारा से कराए जाएंगे। के बारे में समझते हैं 73वां और 74वां संशोधन। दोस्तों भारत सरकार ने 1992 में भारतीय संसद में 2 संशोधन पारित किए थे।
73वां और 74वां संशोधन। इन संशोधनों के तहत स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और स्थानीय शासन का विकास किया गया है। दोस्तों, जो 73वां संविधान संशोधन है, ये गांव के स्थानीय शासन से संबंधित है। जो गांव में स्थानीय शासन चल रहा है उससे संबंधित है। और 74वां संविधान संशोधन शहर के स्थानीय शासन से संबंधित है। शहर में जो स्थानीय शासन है, जो निगम पार्षद होते हैं, इनसे संबंधित है। इन संशोधनों को 1992 में संसद में पारित किया गया था, लेकिन 24 अप्रैल 1993 को इन संशोधनों को लागू कर दिया गया था। दोस्तों, अब 73वां संविधान संशोधन के प्रावधानों को देखते हैं। दोस्तों, यह संशोधन गांव के स्थानीय शासन से संबंधित था। इस संशोधन में गांव के स्थानीय शासन को 3 स्तरों पर बांटा गया था। सबसे निचला स्तर था ग्राम पंचायत। इसमें एक या कई सारे गांव शामिल होते हैं। दूसरे स्थान या मध्य स्तर पर प्रखंड या तालुका को रखा गया है। इसमें कई सारे गांवों की पंचायतों को शामिल किया जाता है। और सबसे ऊपर है जिला पंचायत। एक जिले के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायतों की निगरानी करने का काम जिला पंचायत का होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गांव के स्थानीय शासन को 3 स्तरों पर बांटा गया था 73वां संविधान संशोधन के तहत। दोस्तों, अब इनके कार्यकाल के बारे में समझते हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा गांव के स्थानीय शासन का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित कर दिया गया था। दोस्तों, जो गांव की स्थानीय शासन होता है, जिसमें सरपंच, मुखिया वगैरह आते हैं, इनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित कर दिया गया था और कहा गया था हर 5 वर्ष बाद इनका चुनाव कराया जाएगा जनता के द्वारा। स्थानीय शासन के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयुक्त की स्थापना की गई थी, जिसका काम था कि हर 5 वर्ष बाद स्थानीय शासन के चुनाव कराए जाए। यदि किसी कारणवश 5 वर्षों से पहले स्थानीय शासन भंग हो जाता है, तो दोस्तों, इस स्थिति में 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। दोस्तों, क्या होता है, स्थानीय शासन किसी कारणवश अगर भंग हो जाता है, जैसे सरपंच वगैरह की मृत्यु वगैरह हो जाती है, तो उसके चुनाव 6 महीने के अंतर्गत कराना अनिवार्य है। 73वां संविधान संशोधन के तहत स्थानीय शासन के कार्य निश्चित कर दिए गए थे। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची शामिल की गई थी और उसमें 29 विषय शामिल किए गए थे, जिन विषयों को स्थानीय शासन को सौंप दिए गए थे। दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा आरक्षण का प्रावधान भी किया गया था। जो गांव का स्थानीय शासन है, इसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है और साथ ही साथ एसटी और एससी के लोगों को भी आरक्षण दिया गया है और बाद में इसमें ओबीसी को भी आरक्षण दिया गया है। इस संशोधन के तहत राज्य वित्त आयोग की भी स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य है पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना। अब हर 5 साल बाद राज्य वित्त आयोग की स्थापना हर राज्य में राज्यपाल के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। ये सभी प्रावधान भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। अब 74वें संविधान संशोधन के बारे में समझते हैं। दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन नगर के स्थानीय शासन से संबंधित था। इसके तहत नगर के स्थानीय शासन का विकास किया गया था और उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर के स्थानीय शासन को भी 3 स्तरों पर बांटा गया था। नगर पंचायत, जो शहर की सबसे निचली स्तर की पंचायत होती है, इसके अंतर्गत जो कस्बे होते हैं उन्हें शामिल किया जाता है। इसके बाद है नगर पालिका। दोस्तों, नगर पालिका मध्य स्तर का निकाय है। इसमें वे नगर आते हैं जिनकी जनसंख्या 20,000 से 5 लाख तक की होती है
वे सभी क्षेत्र नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं। और सबसे बड़ी होती है नगर निगम। दोस्तों, नगर निगम में वे सभी क्षेत्र आते हैं जिनकी जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से नगर के स्थानीय शासन को भी 3 स्तरों पर बांटा गया था। इस संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था और राज्य सूची से 18 विषय लेकर 12वीं अनुसूची में शामिल कर दिए गए थे और ये विषय नगरीय स्थानीय शासन को दिए गए थे। तो इस संशोधन के तहत नगर के स्थानीय शासन का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित कर दिया गया था और कहा गया था कि नगर का स्थानीय शासन है, इसके चुनाव जनता के द्वारा हर 5 साल बाद कराए जाएंगे। तो दोस्तों, ये सभी प्रावधान 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए थे।